साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th की केमिस्ट्री में टॉप 10 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे। 10 महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें से पहला है हमारा सेंड मेयर अभिक्रिया। चलिए देखते हैं सेंड मेयर अभिक्रिया क्या होता है। इसमें हमारे पास होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। जो हमारा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड होता है, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl होता है, इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं क्यूप्रस क्लोराइड यानी CuCl की उपस्थिति में। क्यूप्रस क्लोराइड तथा HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। तो बनता क्या है, जो हमारा उत्पाद बनता है वो बनता है क्लोरोबेंजीन। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं सेंड मेयर अभिक्रिया। चलिए देखते हैं अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर हमारे पास होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, यानी कि जो बेंजीन रिंग होती है इसके ऊपर यहाँ पर लगा होता है N2Cl, इसको बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है इसका CuCl यानी कि क्यूप्रस क्लोराइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। तो यहाँ से किसका निर्माण होता है, क्लोरोबेंजीन का, यानी जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर यहाँ पर Cl लगा रह जाता है। ये Cl, ये N2 जो है ना, ये अलग हो जाते हैं, यहाँ पर N2 अलग हो जाएगा। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं सेंड मेयर अभिक्रिया। तो आप लोगों को ये रासायनिक अभिक्रिया क्लियर हो गई होगी कि जो सेंड मेयर अभिक्रिया होती है इसमें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। इसी से रिलेटेड जो एक और रासायनिक अभिक्रिया है वो है गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया में क्या होता है, उसमें भी हमारे पास बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड ही होता है। उसमें भी हमारा जो उत्पाद है वो क्लोरोबेंजीन ही बनना है, बल्कि वहाँ पर होता क्या है, जो ये उपस्थिति है ना ये बदल जाती है बस। तो उस रासायनिक अभिक्रिया का नाम हो जाता है गाटरमान अभिक्रिया। चलिए देखते हैं गाटरमान अभिक्रिया के दौरान क्या होता है। तो इस अभिक्रिया में जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर N2 जो Cl है, तो जो हमारा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है इसकी कॉपर जो Cu है और HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो रहेगा ही रहेगा। जो हमारा सेंड मायर था उसमें CuCl था ना, यहाँ पर CuCl ना होकर के सिर्फ कॉपर हो जाता है। तो कॉपर और HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। तो इसके दौरान भी क्लोरोबेंजीन का ही निर्माण होता है और इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गाटरमान अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसमें भी हमारी अभिक्रिया यही होगी। यहाँ पर ये हमारा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड कहलाएगा, इसके ऊपर N2Cl लिख दिया। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की इस बार किसकी उपस्थिति में कराएंगे, Cu और HCl की उपस्थिति में कराएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिंग के ऊपर Cl, इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन, और साथ में यहाँ से N2 मुक्त हो जाएगा। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं गाटरमान अभिक्रिया। तो आपको ये भी क्लियर हो गई होगी। अगली जो हमारी रिएक्शन है वो है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया जो है ये फॉर्मेल्डिहाइड से संबंधित है। क्यों, क्योंकि जो कैनिजारो अभिक्रिया है ना ये अल्फा रहित हाइड्रोजन परमाणु वाले एल्डिहाइड देते हैं। तो यह रासायनिक अभिक्रिया कौन देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। तो कैनिजारो अभिक्रिया का एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड से लेंगे। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्षार के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है तो मेथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। तो एकदम सिंपल सी है कि जो कैनिजारो अभिक्रिया होती है ये कौन देता है, अल्फा रहित हाइड्रोजन परमाणु वाले एल्डिहाइड देते हैं। और इसमें क्या होता है, इस रासायनिक अभिक्रिया में जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो मेथिल एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। किसकी उपस्थिति में, क्षार, यानी क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है मेथिल एल्कोहल में बदल जाता है। चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मेल्डिहाइड है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया क्षार के साथ में कराते हैं NaOH के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराई जाती है। तो यहाँ से बन जाएगा मेथिल एल्कोहल। क्या बन जाएगा, मेथिल एल्कोहल, CH3OH बन जाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस किया जाएगा तो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल लिए जाएंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड के जो 2 मोल होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके मेथिल एल्कोहल बनाते हैं। और साथ में क्या अलग होगा, साथ में अलग होगा HCOONA, इसे बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट।
साथ में सोडियम फॉर्मेट का निर्माण होता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। अब चलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को थोड़ा खोल के देखते हैं कि किस प्रकार से मेथिल अल्कोहल का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, समझने के लिए जो हमारे फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल हैं इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल जो है ये अभिक्रिया करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या बनना है, मेथिल अल्कोहल बनना है। तो C और H कितने चाहिए, 3, तो CH3 हो गया मेथिल। तो ये हमारा हो गया मेथिल CH3 और साथ में OH चाहिए तो ये हमारा हो गया OH। तो क्या हो गया, मेथिल अल्कोहल बन गया। यहाँ पर CO बचा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, O बचा है। तो यहाँ पर आगे H हो जाएगा तो ये हो गया H और ये C बचा है तो C और डबल O बचे हैं ना, एक O ये बचा है और एक O ये बचा है तो डबल O हो जाएगा और Na हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट। तो यहाँ से मेथिल अल्कोहल हमारा जो है ये अलग हो जाता है। तो जो बचता है वो बचता है सोडियम फॉर्मेट बचता है हमारा, सोडियम फॉर्मेट। तो कुछ इस प्रकार से हमारी ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। इसका नाम है कैनिजारो अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया देखते हैं जिसका नाम है टिसनको अभिक्रिया। टिसनको जो हमारी अभिक्रिया है ये मुख्यतः एसिटल्डिहाइड से संबंधित है। किससे, CH3CHO से संबंधित है, एसिटल्डिहाइड से। तो टिसनको अभिक्रिया में क्या होता है, इस रासायनिक अभिक्रिया में जो एसिटल्डिहाइड है ना इसके 2 अणु लिए जाते हैं और इनको एल्यूमिनियम एथॉक्साइड, ये याद रखिएगा कि जो हमारे एसिटल्डिहाइड है ना इनके 2 अणुओं को एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। तो इस दौरान क्या बनना है, एस्टर का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं अभिक्रिया किस प्रकार से होगी। ये हमारा हो गया एसिटल्डिहाइड CH3CHO और इसके कितने अणु लिए जाएंगे, 2 अणु लिए जाएंगे। तो एसिटल्डिहाइड के हमने 2 अणु ले लिए और इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में। तो C2H5O ये हमारा हो गया एथॉक्साइड, क्योंकि एल्यूमिनियम एथॉक्साइड है तो ये हो जाएगा यहाँ पर Al। C2H5O का होल थ्राइस और Al ये हमारा है एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। तो एसिटल्डिहाइड की एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, इस दौरान एस्टर का निर्माण होगा। CH3COO C2H5 का निर्माण होगा, एथिल एसीटेट का निर्माण होगा और ये एक प्रकार का क्या है, एस्टर है। तो ये अभिक्रिया हमारी हो जाएगी इस प्रकार से टिसनको अभिक्रिया। टिसनको अभिक्रिया में क्या होता है कि एसिटल्डिहाइड के 2 अणु जो होते हैं एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। तो ये हमारी टिसनको अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार से एसिटल्डिहाइड से संबंधित एक रासायनिक अभिक्रिया और भी है कि जब एसिटल्डिहाइड के 2 मोल ही लिए जाएं, एसिटल्डिहाइड के क्या ले लिए जाएं, 2 ही मोल लिए जाएं, लेकिन अगर यहाँ पर उपस्थिति बदल दी जाए, उपस्थिति बदल देने का मतलब है क्षार और कार्बोनेट रख दिया जाए, तो उस दौरान एल्डोल बनता है और उसको बोलते हैं एल्डोल संघनन। तो हमारी अगली अभिक्रिया है एल्डोल संघनन। तो चलिए देखते हैं। तो ये है हमारी एल्डोल संघनन अभिक्रिया। इसमें भी एसिटल्डिहाइड ही लिया जाएगा, इसके 2 अणु ही लिए जाएंगे, परंतु इस बार हमने क्या बताया कि जो उपस्थिति होगी ना वो क्षार और कार्बोनेट उपस्थित रहेगा। तो जब इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो इस दौरान जो उत्पाद बनता है उसको बोलते हैं एल्डोल। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एल्डोल संघनन। तो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड जो हमारा है CH3CHO, इसे कुछ इस प्रकार से लिख लिया जाएगा। ये हमारा CH3CHO एसिटल्डिहाइड ही लिखा गया है और इसके 2 मोल लिए जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। CH3CHO हमें फिर से लिखना है तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे HCH2। ये हमारा CH3 ही तो है और ये हमारा क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। तो इसकी अभिक्रिया जब हम करवाएंगे किसके साथ में, क्षार और कार्बोनेट के साथ में, क्षार और कार्बोनेट के साथ में कराते हैं तो होगा क्या, एल्डोल का निर्माण होता है। यहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। ये जो H आएगा ना इस ऑक्सीजन को लेकर के ऊपर उठ जाएगा और इसी कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा उत्पाद प्राप्त होगा वो होगा CH3, नीचे हमारा H है वही रहेगा, ये दोनों कार्बन से जुड़े रहेंगे और
इस कार्बन पर बंध ऊपर की ओर जाएगा और ऊपर की ओर बंध जाने पर क्या बनेगा, OH बनेगा। तो यहाँ पर OH बन जाएगा और ये जो बाकी बचा हुआ है ये सारा इसी में नीचे जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH2CHO हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं, इस उत्पाद को हम लोग बोलते हैं एल्डोल। इसलिए जो रासायनिक अभिक्रिया ये है हमारी, इसे बोलते हैं एल्डोल संघनन। तो इसमें क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड के दो अणु आपस में क्षार और कार्बोनेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं, यानी क्षार और कार्बोनेट की उपस्थिति में अपक्रिया करके एल्डोल का निर्माण करते हैं। तो इसे बोलते हैं एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन के बाद अगली जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वो है संघनन। संघनन क्या होता है, तो ये मुख्यतः एसीटोन के लिए है। किसके लिए है, एसीटोन के लिए। तो जब एसीटोन आपस में संघनित होकर के मेसिटिल ऑक्साइड क्या बनाते हैं, मेसिटिल ऑक्साइड और फोरान बनाते हैं, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं संघनन। ये मुख्यतः दो बार में अभिक्रिया होगी। पहली बार में एसीटोन के दो अणु आपस में संघनित होकर के मेसिटिल ऑक्साइड बनाएंगे, फिर जो हमारा मेसिटिल ऑक्साइड है ये फिर से एसीटोन से अभिक्रिया करेगा और फिर क्या बनाएगा, फोरान बनाएगा। तो इस प्रकार से दो उत्पाद हमारे प्राप्त हो जाएंगे। पहला क्या होगा कि जब जो एसीटोन है इसके दो अणु आपस में संघनित होकर के आपस में मिल करके क्या बना दे, मेसिटिल ऑक्साइड बनाएंगे। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। तो ये रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होगी कि जो एसीटोन होता है इसका सूत्र होता है क्या, CH3 और ये दोनों कार्बन से जुड़े होते हैं और इस कार्बन पर डबल बंध के साथ में ऑक्सीजन होता है। तो ये एसीटोन का हमारा एक अणु है। दूसरा अणु कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि जो CH3 है ना, इस पे हम हाइड्रोजन को कुछ इस प्रकार से रख देंगे CH3। तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है और ये हमारा CH3 लिखा हुआ है। ये दोनों जुड़ेंगे कार्बन से और उस कार्बन पर डबल बंध के साथ में ऑक्सीजन होगा। तो ये भी हमारा एसीटोन है। तो जब दो मोल जो एसीटोन है, दो अणु जो एसीटोन के हैं ये अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर जल निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है। तो जो हमारा उत्पाद प्राप्त होता है वो क्या होता है, ये CH3 जैसे का तैसे रहेगा, ये भी वैसा ही रहेगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा CH3 और ये CH3, ये दोनों इस कार्बन से जुड़े हैं, ये कार्बन भी वैसे ही रहेगा। यहाँ पर जो डबल बंध के साथ ऑक्सीजन था ये ऑक्सीजन हट जाएगा, तो डबल बंध के साथ में ये वाला कार्बन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन और इस कार्बन पर है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन भी लगा रहेगा और इसके बाद में ये वाला हमारा कार्बन हो जाएगा और इस पर डबल बंध के साथ में ऑक्सीजन और इस पर लगा है CH3। तो ये जो हमारा सूत्र प्राप्त होता है इसको बोलते हैं मेसिटिल। इसको क्या बोलते हैं, मेसिटिल ऑक्साइड बोलते हैं। तो इस अभिक्रिया के दौरान किसका निर्माण हो गया है, मेसिटिल ऑक्साइड का निर्माण हो गया है। अब क्या होगा कि जो मेसिटिल ऑक्साइड प्राप्त हुआ है ना, ये एसीटोन के एक मोल से अभिक्रिया करके फोरान का निर्माण करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो जो मेसिटिल ऑक्साइड है वो एसीटोन के एक अणु से संघनित होकर के किसका निर्माण करेगा, फोरान का। तो यहाँ पर पहले मेसिटिल ऑक्साइड का सूत्र लिख देते हैं जो हमें प्राप्त हो गया है। ये हमारा कुछ इस प्रकार से सूत्र प्राप्त हुआ है किसका, मेसिटिल ऑक्साइड का। तो इसे हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। यहाँ पर जो CH3 है इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। तो ये हमारा मेसिटिल ऑक्साइड है, ये अभिक्रिया करेगा एसीटोन से। तो एसीटोन का सूत्र भी यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमारा एसीटोन है, इसे हम अपनी सुविधा के अनुसार इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो एसीटोन से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर फिर से एक जल के जो मोल हैं ये निकल जाएंगे और यहाँ से अब जो हमारा उत्पाद प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि ये वाला ज्यों का त्यों रहेगा, CH3 और ये दोनों कार्बन से जुड़ेंगे। ये कार्बन डबल बंध के साथ में इस कार्बन से है, इस पर क्या है, एक हाइड्रोजन है और ये वाला कार्बन भी वैसे ही जुड़ा रहेगा कार्बन के साथ में सिंगल बंध के साथ में और इस पर डबल बंध के साथ में ऑक्सीजन है। इस वाले कार्बन को भी यहाँ पर रख देते हैं। अब इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन बचा है जिसे यहाँ ऊपर दर्शाते हैं और ये वाला कार्बन है अब इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बीच में डबल बंध आएगा और इस पर दो CH3 लगे हुए हैं। तो ये जो संरचना प्राप्त होती है ना, इसको बोलते हैं फोरान। तो सेकेंड स्टेप में हमारा फोरान बन जाता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं संघनन। चलिए नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं जिसका नाम है सीमित अभिक्रिया।
सीमित अपक्रिया जो होती है यह मुख्यतः एसिटिक अम्ल से संबंधित है। इसमें क्या होता है, जो एसिटिक अम्ल होता है इसकी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में, हाइड्रोजोइक अम्ल जो होता है अमोनिया का उल्टा, अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3, तो इसमें N3 रहते हैं और H एक रहता है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल। तो जो हमारा एसिटिक अम्ल है ना CH3COOH, ये जो हमारा एसिटिक अम्ल है CH3COOH, ये अभिक्रिया किसके साथ में करता है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में, यानी कि N3H के साथ में अभिक्रिया करता है। किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो उपस्थिति किसकी रहती है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो मेथिल एमीन प्राप्त होता है। क्या बनता है, मेथिल एमीन। मेथिल का सूत्र होता है CH3 और एमीन यहाँ पर NH2 हो जाएगा, तो मेथिल एमीन प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमारा ये CH3 और यहाँ से एक N जाएगा और ये H दोनों यहाँ पर मिलकर के NH2 बना देंगे। यहाँ पर N2 बचा है ना, तो वो N2 यहाँ पर मुक्त हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा CO2, ये CO2 भी अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया भी हमारी कंप्लीट हो जाती है कि जो सीमित अभिक्रिया होती है ये एसिटिक अम्ल से संबंधित है। एसिटिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाएगा मेथिल एमीन। तो सीमित अभिक्रिया के दौरान जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका नाम क्या है, मेथिल एमीन प्राप्त है। इसमें जो उपस्थिति होती है वो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होती है। तो आप लोगों को सीमित अभिक्रिया भी क्लियर हो गई होगी। अगली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है रोजनमुंड अभिक्रिया। कौन सी, रोजनमुंड अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है संबंधित है बेंजोइल क्लोराइड से। तो जो रोजनमुंड अभिक्रिया है इसमें क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड, इसका अपचयन कराया जाता है। अपचयन का मतलब तो समझ ही गए होंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। तो बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन कराया जाता है तो बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजीन रिंग के ऊपर एल्डिहाइड समूह आता है तो उसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है और इस अपक्रिया को हम लोग बोलते हैं रोजनमुंड अपक्रिया। तो चलिए जैसा है वैसा ही इसे हम लोग लिख लेते हैं। बेंजोइल क्लोराइड लिखना है तो बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, इसे बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। इसका अपचयन कराना है तो अपचयन के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन यूज करते हैं। अपचयन कराने पर हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, अर्थात बेंजीन रिंग जो C6H5 है ये तो रहेगा, साथ में CHO रहेगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। जब यहाँ 2 हाइड्रोजन से अपक्रिया कराएंगे, एक हाइड्रोजन जो होगा H वो Cl के साथ में अपक्रिया करके HCl बनाएगा, तो प्लस का HCl मुक्त हो जाएगा। तो सिंपल सा हमारा C6H5 ये तो हमारा सेम टू सेम ही है, साथ में C और एक H हमने इसको दिया तो CHO बन गया। तो यहाँ से हमारा बेंजल्डिहाइड बन गया। यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा है वो इस Cl के साथ में अपक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देगा। तो ये हमारी अपक्रिया कहलाती है रोजनमुंड अपक्रिया। बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो जो रोजनमुंड अपक्रिया है ना, इससे बेंजल्डिहाइड बनाया जाता है। तो आप लोगों को रोजनमुंड अपक्रिया भी क्लियर हो गई होगी। अगली जो इम्पोर्टेंट रासायनिक अपक्रिया है वो है राइमर टीमन अपक्रिया है। ये भी हमारी इम्पोर्टेंट अपक्रिया है। राइमर टीमन अपक्रिया हमारी फिनाल से संबंधित है और इसमें करते क्या है, जो फिनाल है, फिनाल मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर OH समूह, एल्कोहली समूह रहता है तो उसे बोलेंगे फिनॉल। बेंजीन रिंग के ऊपर पाया जाएगा हमारा क्या, OH समूह। तो जो फिनाल है इसकी क्लोरोफार्म इसका सूत्र होता है CHCl3, इसका निश्चेतक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जो फिनाल है इसकी क्लोरोफार्म तथा क्षार के साथ में अपक्रिया कराई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। सैलिसिल एल्डिहाइड किसे बोलते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर एक एल्कोहल समूह OH पाया जाएगा और एक CHO समूह यानी कि एल्डिहाइड पाया जाएगा तो उसे बोलेंगे सैलिसिल एल्डिहाइड। तो चलिए देखते हैं, फिनाल लिख देते हैं। बेंजीन रिंग हमारी रहती है फिनाल में और इसके ऊपर यहाँ पर OH समूह पाया जाता है। तो जब फिनाल की अपक्रिया क्लोरोफार्म CHCl3 और क्षार हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ में अपक्रिया कराई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। यानी जो बेंजीन रिंग है ये तो रहेगी, इसके ऊपर एक OH समूह पाया जाएगा और एक CHO समूह पाया जाएगा तो इसे बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड।
सैलिसिलएल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 सोडियम अगर हो जाएं तो 3 Cl यहाँ से अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें 3NaCl जो है प्राप्त हो जाता है। साथ में रासायनिक अपक्रिया हमारी बैलेंस भी होती जाती है और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2H2O, यानी 2 जल के मोल भी यहाँ पर अलग हो जाएंगे। तो ये रासायनिक अपक्रिया हमारी संतुलित है। तो आपको रायमंड टीमन अपक्रिया भी क्लियर हो गई होगी कि रायमंड टीमन अपक्रिया मुख्यतः फिनाल के लिए है और फिनाल इसमें क्या करता है, क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ अपक्रिया करके सैलिसिलएल्डिहाइड बनाता है। सैलिसिलएल्डिहाइड मीन्स बेंजीन रिंग के ऊपर OH भी रहेगा और CHO समूह भी पाया जाएगा, तो सैलिसिलएल्डिहाइड का निर्माण करता है। अगली रासायनिक अपक्रिया देखते हैं वुड्स अपक्रिया। तो अगली महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रिया है वुड्स अपक्रिया। वुड्स अपक्रिया मुख्यतः 2 रूपों में करेंगे हम, एक तो एलिफैटिक के लिए और दूसरा एरोमेटिक के लिए। एलिफैटिक वे होते हैं जिनमें चक्रीय संरचना नहीं पाई जाती है, अर्थात बेंजीन रिंग या चक्रीय संरचना नहीं पाई जाती है। तो जब एल्किल हाइलाइड, एल्किल यानी R कोई भी कार्बन की श्रृंखला, हाइलाइड यानी कि हाइलोजन परिवार, तो ये हमारा एल्किल हाइलाइड का सूत्र होता है RX। तो एल्किल हाइलाइड की सोडियम धातु के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराई जाती है तो RR यानी एल्किल एल्किल का निर्माण होता है, इसे हम लोग बोलते हैं वुड्स अपक्रिया। जो RX है एल्किल हाइलाइड है, ये सोडियम के साथ में अपक्रिया करेगा और RR बनाएगा। तो चलिए देखते हैं एलिफैटिक के लिए रासायनिक अपक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। जैसे यहाँ पर हमने एक एल्किल हाइलाइड ले लिया है, RX ले लिया है, इसकी सोडियम धातु के साथ में अपक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, RR मिलेगा। तो RR लाने के लिए हमारे पास 2 R होने चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग एक RX और ले लेते हैं और जब इसकी अपक्रिया कराते हैं ना तो जो 2 हाइलोजन हैं ये 2 सोडियम के साथ में अलग हो जाएंगे, तो सोडियम हम 2 कर लेते हैं। तो 2 हाइलोजन जो हैं 2 सोडियम के साथ में अलग हो जाएंगे और हमें RR प्राप्त हो जाएगा, यानी एल्किल सिंगल बंध के साथ में एल्किल रहेगा। तो यहाँ से 2 NaX अलग हो जाएंगे। यहाँ पर जो X है ये हाइलोजन को प्रदर्शित करता है, यहाँ पर हम क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ले सकते हैं। और जो R है ये कार्बन की श्रृंखला को प्रदर्शित करता है, यहाँ मेथिल या एथिल इस प्रकार से हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी वुड्स अपक्रिया है वो एलिफैटिक के लिए ये कंप्लीट हो जाती है कि RX की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमारा RR प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एरोमेटिक के लिए करते हैं। एरोमेटिक वे होते हैं जिनमें चक्रीय संरचना पाई जाती है, यानी इनमें बंद श्रृंखला होती है। कार्बन की जो श्रृंखला होती है वो क्या होती है, बंद होती है। तो इसमें क्या करते हैं, एरिल। एरिल का मतलब है कि जिसमें बेंजीन रिंग पाई जाए या चक्रीय संरचना पाई जाए उसे हम एरिल बोलेंगे। तो एरिल हाइलाइड यानी कि ARX, जो एरिल हाइलाइड है इनके 2 अणुओं को सोडियम धातु के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा, एरिल एरिल बनेगा। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि जब हम एरिल हाइलाइड लेते हैं तो ये हमारा एरिल हाइलाइड है, सोडियम धातु के 2 मोल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो एरिल हाइलाइड भी हम 2 ले लेते हैं क्योंकि हमें AR और AR बनाना है। तो यहाँ पर भी सोडियम के जो 2 अणु होते हैं ये 2 हाइलोजन के साथ में अपक्रिया करके अलग हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा AR बन जाएगा और साथ में 2 Na जो X है ये अलग हो जाएंगे। यहाँ पर जो AR है इस यहाँ पर हम AR की जगह पर बेंजीन रिंग भी कोई रख सकते हैं, यहाँ पर हम C6H5 भी रख सकते हैं AR की जगह पर, और X की जगह पर तो हमने बता ही दिया कि हाइड्रोजन परिवार रख सकते हैं। तो X की जगह पर यहाँ पर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को वुड्स अपक्रिया क्लियर हो गई होगी। तो वुड्स अपक्रिया मुख्यतः 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक एलिफैटिक के लिए, दूसरा एरोमेटिक के लिए। दोनों एकदम सिंपल ही है कि जब एलिफैटिक के लिए लेंगे तो उसमें RR बनेगा और जब एरोमेटिक के लिए लेंगे तो उसमें AR और AR बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं वुड्स फिटिंग अपक्रिया क्या है। जो वुड्स अपक्रिया है वो अलग है और जो हमारी वुड्स फिटिंग अपक्रिया है वो अलग है। तो अब हम लोग देखते हैं कि वुड्स फिटिंग अपक्रिया क्या है। वुड्स फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है कि जो एरिल हाइलाइड है यानी कि AR जो X है, एरिल हाइलाइड और एल्किल हाइलाइड RX लेते हैं। इनकी अपक्रिया सोडियम धातु के साथ में ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो AR का बनेगा। इसे बोलते हैं फिटिंग अपक्रिया। वुड्स फिटिंग, जहाँ फिट करने का प्रयास करते हैं ना। इसके पहले वुड्स अपक्रिया में क्या था कि वहाँ AR था तो AR साथ में रहता था, अगर R है तो R साथ में बनता था। परंतु फिटिंग जो अपक्रिया है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, इसमें क्या होगा, AR और R बनेगा, एरिल के साथ में एल्किल लगा हुआ होगा। तो ये रासायनिक अपक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पर ARX है,
सोडियम के 2 ही मोल लेंगे यहाँ पर, और बगल में जो हमारा होगा वो एल्किल हैलाइड होगा। यहाँ पर भी सोडियम 2 हैलोजन के साथ अब क्रिया करके अलग हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमें उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, एरिल एल्किल बन जाएगा। तो Ar यहाँ पर R के साथ में जुड़ जाएगा। साथ में हमारा 2 Na यहाँ पर X अलग हो जाएगा। यहाँ पर भी X की जगह पर हम हैलोजन परिवार पुट करते हैं। चलिए यहाँ पर एक रख के देख लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर Ar जो एरिल है इसकी जगह पर हमने बेंजीन रख दिया, यानी कि C6H5 रख दिया, और इसमें एक हैलोजन हमने क्लोरीन मान लिया। इसकी अब क्रिया सोडियम के 2 मोल के साथ में करवाएंगे, 2 अणुओं के साथ में जो हमें लेना है वो एल्किल हैलाइड लेना है। तो एल्किल यानी कार्बन की कोई श्रृंखला हमने ये ले लिया, और हैलोजन हमने क्लोराइड ही लिया। तो यहाँ पर हमारे 2 NaCl जो है ये अलग हो जाएंगे। अलग हो जाने के बाद यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कि जो बेंजीन रिंग है ये जुड़ जाएगी किसके साथ में, CH3 के साथ में। जो बेंजीन रिंग है CH3 के साथ में जुड़ जाएगी, और क्योंकि ये हमारे 2 NaCl तो अलग हो गए, तो जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 पाया जाता है तो इसे टारलुइन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा टारलुइन का निर्माण हो जाएगा। इन सभी रासायनिक अपक्रियाओं में यहाँ पर ईथर उपस्थित होता है। यहाँ पर टारलुइन अलग हो जाने के बाद साथ में क्या बच गया, 2 NaCl बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड के 2 मोल प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी वुड्स फिटिंग अपक्रिया भी हो गई है। तो आप लोगों को टॉप 10 रासायनिक अपक्रियाएं क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।